हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर आपको लगातार यहाँ से भेजा जा रहा है और आपका कर्तव्य बनता है कि उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उससे सीखिए, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर बनाने में आपको बता दें बहुत मेहनत करना पड़ता है। 1 घंटा का जो वीडियो लेक्चर बनता है, कम से कम उसमें अलग से 3 घंटा मेहनत करना होता है, तब जाके वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है। इसमें सुमन सर, उदय सर पूरा दिन रात लगे रहते हैं। मैं कहता हूं कि सर लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका अगर 50% भी आप मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा जगह पर पहुंच जाइएगा। तो आप वीडियो लेक्चर जो यहाँ से भेजा जाता है हर हाल में उसको देखें, उससे सीखें। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो आपको बताया गया है, कमेंट कीजिए, वो आपको बताया जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थोड़ा देखते हैं उसके बाद नहीं देख पाते हैं, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो लेक्चर जब आप पूरा देखिएगा तब आपको पूरा लगेगा कि आज के वीडियो लेक्चर से हमको क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री में जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपको हम समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक के बारे में बताए थे। समांगी उत्प्रेरक किस तरीके से अभिक्रिया के दर या सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है, विसमांगी उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के दर या सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, ये हम लोग समझ चुके हैं, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़े हैं। आज आपको हम बताएंगे कि यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है और उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो आप जानते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने में दोनों आ गया, घटाना भी और बढ़ाना भी, दोनों करता है उत्प्रेरक, लेकिन ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो वो जो दो अभिक्रिया लिए, एक बार उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाए, एक बार उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए, तो इतना तो आप जानते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर ज़्यादा होगा। तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ज़्यादा या कम कह देने से तो काम चलेगा नहीं। जब ये आप कहिएगा दर ज़्यादा होगा, दर अधिक होगा, तो तुरंत आपसे पूछेगा कितना गुना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इससे संबंधित आपसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग वो फार्मूला बनाएंगे जिस फार्मूला का उपयोग करके आप बता दीजिएगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर से कितना गुना ज़्यादा हो रहा है। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए, फार्मूला बनाने के लिए आपको कुछ टर्म मानना पड़ेगा। कुछ टर्म है, वो टर्म हम लोग मान लेते हैं और उसी टर्म से वो फार्मूला हम लोग बनाएंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सब आपको दिखाया जाएगा। तो देखिए, लिखते हैं, माना कि EA ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। हम अपना तरफ से मान लिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है EA। कोई अभिक्रिया है वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो उस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा हम मान लिए EA। ये जो स्मॉल a है इसका मतलब एब्सेंस। एब्सेंस का हिंदी होता है अनुपस्थिति। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा मान लिए EA। EP मान लीजिए, यह है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा।
उसी अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में मान लिए हैं Ep। ठीक इसी तरीके से Ka ये मान लेते हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दर नियतांक। अनुपस्थिति में दर नियतांक। Kp मान लेते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर नियतांक। P का मतलब प्रेजेंस, प्रेजेंस का हिंदी उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक Kp मान ली। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक Ka मान लिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा Ep माने और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा Ea माने। कैपिटल T ये है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ताप स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब आप लोग जानते हैं, ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स है। कोई फिक्स टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाया जा रहा है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी। जिस ताप पर अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाया गया है, उसी ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। अब ये 5 टर्म हम माने हैं और इसी से आज हम लोग जो फार्मूला बनाएंगे उससे आप बता सकिएगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग आर्हेनियस समीकरण का उपयोग करते हैं। आर्हेनियस समीकरण से आप लोग परिचित हैं। आर्हेनियस समीकरण हम लोग पढ़े के बराबर होता है Ae टू दी पावर -Ea/8। याद कीजिए, आर्हेनियस समीकरण हम लोग पढ़े, ऐसा ही समीकरण लिखे थे, इसी को आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। अब इस आर्हेनियस समीकरण का एक बार उपयोग करना होगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, एक बार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग कीजिए। तो देखिए, आपको बताए थे इसमें K है दर नियतांक, कैपिटल A है आर्हेनियस नियतांक, स्मॉल e एक्सपोनेंशियल है, ये सक्रियण ऊर्जा है, R ये आप जानते हैं ये भी कांस्टेंट है, कैलोरी में इसका मान 2, जूल में 8.31 रखा जाता है। T ताप है, वो भी हमको यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, मतलब ताप कांस्टेंट। तो सोचिए T कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या बच गया, K। आइए Ea सक्रियण ऊर्जा और K ये दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ से हम लोग पता किए कि अलग अलग सक्रियण ऊर्जा होगा तो अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग होगा। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे Ka, जो वेरी करेगा केवल उसी को बदला जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे Ea उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, Ka उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दर नियतांक। अगर यहाँ पर Ep लिखिएगा तो यहाँ पर Kp लिखना होगा। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा रखते हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर नियतांक निकलेगा। तो आइए पहले उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हम लोग उपयोग करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, के ए बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा में आर टी। ऐसा समीकरण आ जाएगा। कुछ नहीं किए, ई ए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हम लोग इस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। तो ई ए मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। यहाँ रखना होगा के ए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दर नियतांक। अब इसी समीकरण का एक बार उपयोग कीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जगह है नहीं, आप इसको नोट कीजिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ ई पी और यहाँ के पी हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। तब ऐसा समीकरण आ जाएगा, के पी बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई पी बटा में आर टी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। एक बार हम लोग उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग किए तो ऐसा फॉर्मूला आया, इसको समीकरण 1 माने। एक बार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आर्हेनियस समीकरण का उपयोग की तो ऐसा समीकरण आया, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दूसरा समीकरण में पहला से भाग दीजिए, तो समीकरण 2 भागा 1 अब भाग दीजिएगा तो तब तो ऐसा हो जाएगा, के पी बटा के ए। ये दूसरा वाला में पहला वाला से भाग देना, तो हो जाएगा के पी बटा के ए। अब इसमें इससे भाग देना है, राइट साइड वाला में राइट साइड वाला से, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ई पी बटा आर टी। ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर। ऐसा हो जाएगा। अब तो इसके बाद मैथमेटिक्स का यूज करना है। मैथमेटिक्स पूरा है वो लगाइए, अपने आप स्टेप आगे बढ़ेगा। के पी बटा के ए बराबर, देखिए तो आधार समान है, दोनों भाग में तो पावर घट जाएगा। ये वाला जो पावर है माइनस में ऊपर ले जाके घटा लीजिए, तो ऐसा हो जाता है ई टू दी पावर माइनस ई पी बटा आर टी। इसमें से घटा लीजिए, ये वाला माइनस ई ए बटा आर टी। पूरा पावर में हम लिखे तब तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप पहले प्लस वाले को लिख लीजिए, बाद में माइनस वाले को लिखिए, तो समीकरण ऐसा हो जाता, के पी बटा के ए बराबर ई टू दी पावर ई ए बटा आर टी माइनस ई पी बटा आर टी। कुछ नहीं की, प्लस वाले को पहले लिख, माइनस वाले को बाद में लिख, ऐसा समीकरण है। अब इसमें देखिए 1/RT आप कॉमन ले सकते हैं, पावर में दोनों में 1/RT है, तो 1/RT कॉमन लीजिएगा तो समीकरण का रूप ऐसा हो जाएगा, के पी बटा के ए ये बराबर होगा ई टू दी पावर ई ए माइनस ई पी। 1/RT कॉमन लिए हैं तो लिखिए यहाँ बटा RT, ऐसा समीकरण हो जाएगा। और ये थोड़ा बहुत बड़ा फार्मूला लग रहा है, इसको और सिंपलेस्ट करना और छोटा करना।
ई ए क्या है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। ई पी है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अधिक होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ज़्यादा में से कम को घटाना है। यहाँ अगर ई पी माइनस ई ए कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ई ए माइनस ई पी मतलब ज़्यादा में से कम को घटाना है, ये ध्यान में रखना है। आप इसको भी नोट कीजिए तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। ई ए माइनस ई पी, इसको डेल ई मान लेते हैं। और डेल ई को यहाँ पढ़िएगा सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन। सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन। सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन को डेल ई लिखे। तो दो सक्रियण ऊर्जा का घटाव है तो उसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं, डेल ई। ई ए माइनस ई पी के जगह पर हम लोग चाहें तो इस समीकरण में डेल ई रख सकते हैं। तो तब समीकरण का रूप ऐसा हो जाएगा, के पी बटा के ए ये बराबर ई टू दी पावर डेल ई बटा आर टी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें लफड़ा है। जिस समीकरण में एक्सपोनेंशियल रहता है उस समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं करते। तो तब तो आपके मन में आ रहा होगा तब तो एक्सपोनेंशियल हटाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए ln लेना पड़ता है। पहले भी हम लोग ऐसा काम कर चुके हैं। एक स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि आप ln क्यों लिए, log ले लेते। तो log अगर आप लीजिएगा तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं हटेगा समीकरण से। एक्सपोनेंशियल जब भी हटाना रहता है तो ln का उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों तरफ ln लीजिए, एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा। हम लिखते हैं दोनों तरफ ln लेने पर, इस समीकरण के दोनों तरफ ln लीजिए। ये तो हम लोगों का मैथमेटिकल अधिकार है। समीकरण के दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हैं। जो इधर कीजिएगा वही उधर भी करना होगा। तो ऐसा हो जाता है ln के पी बटा के ए ये बराबर ln ई टू दी पावर डेल ई बटा आर टी। अब ln वाला फार्मूला यहाँ लगाना होगा। बताए थे आपको ln x टू दी पावर n हो तो उसको तोड़ के n ln x लिखा जाता है। ऐसा ln x टू दी पावर n बराबर होता है n ln x, ऐसा होता है। ये पावर पहले आ जाता है। तो ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा। इसको मान लीजिए x, आप पावर को मान लीजिए पूरा को n, तो n पहले आ जाएगा। तो ऐसा हो जाता है ln के पी बटा के ए ये बराबर डेल ई बटा आर टी इंटू ln ई। याद कीजिए, आपको पहले भी बताए थे कि ln का बेस जब ई रहता है या log का बेस अगर 10 हो तो उसका मान 1 लिया जाता है। ln का बेस ई हो या log का बेस 10 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ ln का बेस ई है तो यहाँ हम लोग चाहें तो इसको हटा के 1 रख सकते हैं। 1 से इसको गुना भी कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा ln के पी बटा के ए बराबर डेल ई बटा आर टी। लेकिन अभी भी लफड़ा,
देखिए अब जो हम लोगों के पास समीकरण आया उसमें ln है। आप जानते हैं ln वाले समीकरण का भी हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, लॉग वाले समीकरण का उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ln वाले समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं करते। तो इसका मतलब ln को लॉग में बदलना होगा। ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से गुना करना पड़ता है। तो आप 2.303 से गुना कीजिए, ln बदल जाएगा लॉग में। तो ऐसा हो जाएगा 2.303। अब ln नहीं लिखिएगा, लॉग लिखना होगा। KP/KA जैसे है वैसे ही रहेगा। इधर ये हो जाएगा del E/RT। देखिए ऐसा समीकरण आया। 2.303 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे भाग में चला जाएगा। तो इधर बच जाएगा log KP/KA। log KP/KA बराबर del E/2.303 RT। ऐसा समीकरण आया। ये समीकरण बहुत काम का है। बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। अब कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, देखिए ऐसा फार्मूला आने का मतलब हुआ कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दर नियतांक से उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर नियतांक कितना गुना ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ये सब काम करते हैं, लॉग को उधर ले जाइएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग देखने के बाद जो आएगा, जैसे मान लीजिए एंटी लॉग देखने के बाद इधर वाले का मान हमको 8 आता है, तो KP/KA बराबर 8 आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर नियतांक से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक 8 गुना अधिक है। अगर del E/2.303 RT इसको अपना गुना भाग कीजिए, लॉग उधर ले जाइएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग देखिए, अब वो अगर 4 आता है एंटी लॉग देखने के बाद, तो इसका क्या मतलब हुआ? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर नियतांक से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक 4 गुना अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो इसी फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log RP/RA ये बराबर होता है del E/2.303 RT। अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये कहाँ से लाए, log KP/KA को log RP/RA क्यों लिखे? तो आप जानते हैं अभिक्रिया के दर को R से सूचित किया जाता है, दर नियतांक को K से सूचित किया जाता है। दोनों में समानुपाती का संबंध होता है, पहले पढ़े हैं इस चैप्टर में। दो चीज़ में अगर समानुपाती का संबंध हो तो एक के स्थान पर दूसरा रखा जा सकता है। तो KP/KA के जगह पर देखिए इसलिए क्या लिखे, RP/RA लिखे। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों में समानुपाती का संबंध होता है। RP को पढ़ा जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर, RA को पढ़ेंगे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का दर। A का मतलब एब्सेंस, अनुपस्थिति, P का मतलब प्रेजेंस, उपस्थिति। तो अगर आपसे पूछता है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कितना गुना अधिक होगा, तो इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। आप पूछेगा दर नियतांक कितना गुना अधिक होगा, तो दर नियतांक वाला फार्मूला से उस सवाल का आंसर लाएंगे। तो आप पहले इसको नोट कीजिए और उसी के नीचे इसको भी दिखा दीजिए। ये जो फार्मूला अभी हम लोग बनाए हैं, इस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो फार्मूला का उपयोग करना आप सीख जाइएगा।
आपको पता हो जाएगा कि इस फार्मूला का उपयोग कब और कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं कि 300 केल्विन ताप पर एक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा 18 किलो कैलोरी पर मोल पाया गया। 300 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा 6 किलो कैलोरी पर मोल हो जाता है। क्वेश्चन को समझना होगा, एक दो बार पढ़ के समझिए, उसके बाद इसको बनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में जो अभी हम लोग पढ़े उससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई अभिक्रिया है, उसको 300 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाया जाता है तो उसका सक्रियण ऊर्जा 18 किलो कैलोरी पर मोल है। उसी ताप पर, मतलब 300 केल्विन ताप पर ही उसी अभिक्रिया को जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया गया है तो सक्रियण ऊर्जा देखिए 6 किलो कैलोरी पर मोल हो गया। मतलब पहले सक्रियण ऊर्जा 18 किलो कैलोरी पर मोल था, अब 6 किलो कैलोरी पर मोल हो गया। तो ये तो होना ही था, उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा
उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसी अभिक्रिया को करवाए तो सक्रिय ऊर्जा देखिए कम हो गया। वो तो जो थ्योरी में पढ़िएगा वही आपको सवाल में भी दिखाई देगा। तो आपसे पूछा है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कितना गुना तीव्र गति से हो रहा है। मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया से मतलब उसके तुलना में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कितना गुना तीव्र गति से हो रहा है। तो तीव्र गति से हो रहा है मतलब दर के बारे में आपको चर्चा करना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कितना गुना अधिक हो जाता है, ये आपको निकालना है। मतलब क्या निकालना समझ गए होंगे आप लोग। दर का चर्चा किया, तीव्र गति बोला मतलब दर निकालना है। RP/RA का मान निकालना होगा। RP/RA का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कितना गुना अधिक है वो तो इसी से पता चलेगा। तो हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं कि अगर दर आपको पता करना है तो दर वाला फार्मूला लगाइए। log RP/RA ये बराबर होता है log RP/RA बराबर डेल ई बटा में 2.303 RT। अभी तुरंत हम लोग ये फार्मूला बनाए, इसी फार्मूला से ये सवाल बन जाएगा। RP/RA का मान निकालना। तो डेली सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन है वो पहले निकालिए। तो आप जानते हैं कि डेल ई, चूँकि डेल ई बराबर हम लोग लिखे EA माइनस EP होता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा माइनस उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा 18 किलो कैलोरी और उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा 6 किलो कैलोरी पर मोल। तो 18 में से 6 घटाइएगा 12 आ जाएगा, 12 किलो कैलोरी पर मोल ऐसा आ जाएगा। डेल ई हम लोग निकाल लिए। अब क्या करें, डेल ई पता हो गया। तो डेल ई का मान आप अगर देखिए ये किलो कैलोरी में आया है तो आप किलो कैलोरी को कैलोरी में बदल लीजिए। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। तो 12 किलो कैलोरी में 12,000 कैलोरी हो जाएगा। तो यहाँ आपको रखना होगा 12,000। तो R के जगह पर कैलोरी में मान रखना होगा 2। RT तो सवाल दिया है 300 केल्विन, तो वो रख देना। तो वो सब मान रख के हम लोग गुना भाग करेंगे तो देखिए आंसर कितना आता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उस फार्मूला में डेल ई के जगह रखिए इसको। तो log RP/RA ये बराबर डेल ई के जगह पर 12,000 2.303 RT 2.303 R का मान रखिए कैलोरी में 2। इसको ऐसे कर दीजिए 12 गुना 1000। 12 किलो कैलोरी पर मोल आया था, 1000 से गुना किए तो कैलोरी पर मोल में अब आ गया होगा। R का मान कैलोरी में रखे। RT 300 केल्विन सवाल दिया था, 300 रखिए और सबको गुना भाग कर लीजिए। जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ 2 हो जाएगा। और 10 को 2 से गुना कीजिए तो log RP/RA ये बराबर हो जाएगा 20/2.303। 20 में 2.303 से भाग दीजिए। भाग तो आप लोग जानते हैं
log RP बटा RA 20 में 2.303 से भाग दीजिएगा तो शायद आएगा 8.68। भाग दे के देखिएगा, यही आएगा। और लॉग को उधर ले जाइए, क्योंकि हमको तो RP बटा RA का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा RP बटा RA बराबर NT लॉग। लॉग उस साइड जाएगा तो NT लॉग हो जाएगा 8.68। अब 8.68 का NT लॉग देखना पड़ेगा। NT लॉग देखना सिखाए। धनात्मक संख्या का NT लॉग देख रहे हैं तो दशमलव से पहले जो है उसको 10 के पावर में ले जाइए। 10 का पावर 8 गुना का चिन्ह दीजिए। और दशमलव के बाद वाले का NT लॉग टेबल में देख लीजिए। सवाल अगर पूछेगा ये तो देगा 0.68 का NT लॉग देगा, या 8.68 का NT लॉग बराबर दे के दे देगा। वो डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, लेकिन अभी आपको NT लॉग देखना पड़ेगा। तो 0.68 का 0 के नीचे देखिएगा NT लॉग टेबल में, तो वो है होगा 44786 4786, शायद यही आएगा। देखिएगा, आप जो होगा वो रखिएगा। आप जानते हैं NT लॉग देखने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, तो दशमलव यहाँ हो जाएगा 4.786। इसी को अपना सजा के लिख लीजिए तो हो जाएगा 4.786 गुना 10 का पावर 8। RP बटा RA का मान निकाल ली। यही पूछ रहा था आपसे, मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के दर से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर इतना गुना अधिक है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इतना गुना तीव्र गति से हो रहा है। मतलब आंसर ये आया 4.786 गुना 10 का पावर 8। आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बना ली, फार्मूला का उपयोग हम लोग सीख गए। लिख लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा तो और अच्छा हो जाएगा। एक होमवर्क के रूप में हम दे देते हैं, अपने से उसको सोच के बनाना। क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को %25 से कम कर देता है। एक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को 25% से कम कर देता है। किस ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का दर
27 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को 25% से कम कर देता है। तो उत्प्रेरक तो सक्रियण ऊर्जा कम ही करता है। ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। 25% से कम कर देता है, इसका मतलब हुआ कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 100 होगा। नहीं, प्रतिशत का मतलब 100 में। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को 25% से कम करता है, इसका तो यही मतलब हुआ कि वो अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अगर होता है तो सक्रियण ऊर्जा 100 होगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो सक्रियण ऊर्जा 25 से कम हो जाएगा, मतलब 75 रहेगा। 100 में से 25 घटेगा तो 75 बचेगा। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ पता हो गया। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 100, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 75। तो बोला है किस ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का दर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाएगा। मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उस अभिक्रिया का ताप कितना रखा जाए कि उस अभिक्रिया का दर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाए। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यही अभिक्रिया, इसमें X नाम का कोई उत्प्रेरक, जब ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होता है तो इसका सक्रियण ऊर्जा 100। नहीं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है तो सक्रियण ऊर्जा 25 से कम हो जाएगा, मतलब अब 75। तो बोला है कि हमको उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दोनों स्थिति में अभिक्रिया का दर बराबर करना है। तो ऐसा करने के लिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का ताप क्या रखना होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया हुआ तो इसका दर मान लेते हैं R1। आइए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा ताप इसका 27 डिग्री सेल्सियस दिया, इसका दर मान लेते हैं R2। तो कहा है कि R1 R2 के बराबर किस ताप पर होगा? मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का ताप क्या रखा जाए कि R1 इस R2 के बराबर हो जाए? तो निकालेंगे हम लोग फार्मूला से। आर्हेनियन समीकरण का उपयोग एक बार उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कीजिए, एक बार उपस्थिति में कीजिए। आर्हेनियन समीकरण तो हम लोग जानते हैं, k बराबर AE⁻⁸ यही ओरिजिनल आर्हेनियन समीकरण है। क्या करें, लेकिन दर का बात किया है तो k के जगह पर हम लोग चाहें तो R भी लिख सकते हैं, क्योंकि R समानुपाती होता है k के। दर का बात किया तो अच्छा लिखना होगा R, या चाहे k भी लिखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, जो लिखिए k ही रहने दीजिए। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इस बार इसका उपयोग कीजिए तो क्या हो जाएगा? Ka बराबर AE⁻⁸ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा तो दिया 100, 25% से कम हो रहा है, मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 100। नहीं कंफ्यूज कीजिएगा तो एक लाइन लिख देते हैं।
उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। जब अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हम लोग करवाएंगे तो तब इस आरेखीय समीकरण का उपयोग कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, अनुपस्थिति का इंग्लिश एब्सेंस के ए लिख ए ई ए सक्रिय ऊर्जा। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा 100, तो -100 यहाँ हो जाएगा। आर टी, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ताप हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया किस ताप पर होगा कि दोनों स्थिति में दर बराबर हो, वही टी निकालना। तो टी को टी ही रहने दीजिए। अब एक बार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आरेखीय समीकरण का उपयोग कीजिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपयोग कीजिए। इस बार Kp लिखना होगा। Kp बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई पी अब टार्ट। ई पी का क्या मतलब, लेकिन ई पी क्यों लिखें? उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा पता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा 25% कम हो जाता है। पहले 100 था, 25 कम हो गया होगा, 75 बचा होगा। आर को आर ही रहने दीजिए। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप पता है, 27 डिग्री सेल्सियस सवाल दिया है। केल्विन में रखना होगा इस फार्मूला में। तो 27 में 273 जोड़िए, 300 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। तो ये आया। अब दर को बराबर करना है, तो दर नियतांक बराबर कीजिए या दर बराबर कीजिए। आर ए लिखते, आर पी लिखते, आर ए को आर पी के बराबर लिख देते। के ए के पी लिखे हैं तो के ए को के पी के बराबर कर दीजिए। तो आप इसको नोट कीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा और हिंट करते हैं। बहुत आसान स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है इसको। लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। सवाल में जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें। तो सवाल बोला है दोनों का दर बराबर करना है। तो क्या होगा, के ए बराबर हो जाएगा के पी के, या अगर आर ए लिखते यहाँ आर पी लिखते तो आर ए आर पी के बराबर लिखते। तो के ए का देखिए वैल्यू हम लोग पता किए, तो के ए के जगह पर रख लीजिए ए ई टू दी पावर -100 अब टार्ट। और के पी का वैल्यू ये है ए ई टू दी पावर -75 बटा आर को 300 से गुना कीजिए, 300 आर पावर में है वो सब। तब तो ये कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा। आर्हेनियस नियतांक है और एक्सपोनेंशियल है, एल एन लेना होगा। तो एल एन अगर दोनों तरफ आप लेते हैं तो फिर पावर पहले आ जाएगा। एल एन बेस ई उसका मान 1 होता है, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ये पावर पहले आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे -100 बटा आर टी। यहाँ एल एन ई हो जाएगा, एल एन बेस ई। तो एल एन बेस ई का मान 1 से गुना भी कीजिएगा, यही रह जाएगा। तो हम लोग बेकार का क्यों लिखें, यही रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से इधर भी होगा, ये पावर सब पहले आ जाएगा। तो -75 बटा 300 आर
और फिर यहाँ ln बेस ई होता है, उसका मान तो 1 होता है। माइनस से माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, r से r भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमको t निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए, समीकरण को पलट लीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा t/100, इधर भी उलटना पड़ेगा 300/75। तो t का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। t बराबर हो जाएगा 300/75 × 100। तो देखिए ये सवाल समझाते समझाते हम ही बना दिए, लेकिन आप ज़रूर क्वेश्चन अलग रफ कॉपी में लिख के और उसको अपने से बनाइएगा। देखिए तो इसको कैंसिल कीजिएगा, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ये यहाँ 100 से कैंसिल होगा। 100 को 4 से गुना कीजिएगा 4 से, और यहाँ से जो t आएगा आपको केल्विन मात्रक में आएगा। तो t बराबर 400 केल्विन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया करवाए थे उसका ताप कितना रखा जाए, 400 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में कहता तो 273 घटा लेते, कितना होता 127। डिग्री सेल्सियस में कहते थे 127 डिग्री सेल्सियस ताप रखते, तो इसका दर R1 माने थे। इसी को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए थे 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, दर माने थे R2। तो अब ये R1 R2 के बराबर होगा। 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई, तो दोनों का दर बराबर होगा। यही पूछ रहा था किस ताप पर दर बराबर होगा। तो 400 केल्विन हम लोग निकाल लिए। बड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, रफ कॉपी में लिख के क्वेश्चन अपने से इसको बनाइएगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग फार्मूला बना लिए, उस पर क्वेश्चन भी बनाए, और 1-2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, या सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, दोनों एक ही बात हुआ। उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, याद रखना भी आसान है। हम लोग इतना तो जानते थे पहले से ही कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को या सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अब परिवर्तित करने में दोनों आ गया, बढ़ाना भी और घटाना भी। लेकिन आपको कई बार हम बोल चुके हैं कि ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, या आप ये कहिए ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। दोनों एक ही बात हुआ। दर तो तब बढ़ेगा जब उसका सक्रियण ऊर्जा कम होगा। तो वही लिखे हैं कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तो उस उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। कहना भी चाहिए, अभिक्रिया का दर बढ़ाने वाला जो भी उत्प्रेरक होगा उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक।
इसको ध्यान में रखिए। और ठीक इसका उल्टा अगर कर देते, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा देता है या सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देता है, इससे लिखिए अधिक कर देता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसी का ठीक उल्टा, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा देता है या सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देता है या अधिक कर देता है, उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया का दर घटाने का मतलब ही हुआ सक्रिय ऊर्जा अधिक कर दिया होगा। अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा अधिक किया होगा, तब ना उसका दर घट गया होगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करने के आधार पर या सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करने के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार का, एक धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता या सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता, उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा देता है या सक्रिय ऊर्जा को अधिक कर देता है, उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ज़्यादातर दुनिया में उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक है। 99% उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक है, लेकिन कुछ ऐसा भी उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के दर को घटाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक का तो बहुत सारा उदाहरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण बहुत कम है। एक ठो उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन होता है तो उत्पाद बनता है H2O और O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन से जल बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आप चाहें तो संतुलित भी कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिए, ऑक्सीजन 4 ठो, और 2 से यहाँ गुना कीजिए, इधर भी ऑक्सीजन 4 ठो, हाइड्रोजन 4, उधर भी 4, संतुलित हो गया। तो ये अभिक्रिया काफ़ी तीव्र गति से होता है। यदि इसमें उत्प्रेरक नहीं डाला जाए, बिना उत्प्रेरक का ये अभिक्रिया करवाया जाए, तो ये तीव्र गति से होता है, बहुत अधिक तीव्र गति से। तो इसके दर को कम करने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वो उत्प्रेरक है H3PO3। आप लोग जानते भी हों, फास्फोरस अम्ल का सूत्र यही होता है, बताए थे +1 में, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, या इसको लोग फॉस्फोरिक अम्ल कहता है। एक ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा तो फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल है ये। यहाँ ये फास्फोरस अम्ल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया मंद गति से होता है, मतलब पहले जितना तीव्र गति से हो रहा था उतना तीव्र गति से इसके उपस्थिति में नहीं होता, थोड़ा सा गति उसका, थोड़ा सा दर उसका कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग कहेंगे ये H3PO3 किसका काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो लिख देते हैं H3PO3 बराबर ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इसको नोट कीजिए। ठीक।
एक दो पॉइंट और ध्यान में रखिए। उत्प्रेरक ऐसा लिखिए, अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होता है। जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक रहता है उस अभिक्रिया का दर उस उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे इसे समझिए, मान लीजिए ये अभिक्रिया ए बदल रहा है बी में, इसमें कोई उत्प्रेरक भाग ले रहा है एक्स कोई उत्प्रेरक, तो इस अभिक्रिया का दर इस उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होगा। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस x के सांद्रता के। ऑब्जेक्टिव टाइप उठा सकता है, याद रखिए। अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होता है। उत्प्रेरक के सापेक्ष में अभिक्रिया प्रथम कोटि का माना जाता है। प्रथम कोटि का होता है। जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग लेता है तो उस उत्प्रेरक के सापेक्ष में उस अभिक्रिया का कोटि अगर पूछा जाए तो हमेशा एक होता है। जैसे एक अभिक्रिया देखिए, मान लीजिए ए बी से अभिक्रिया करके पी बना रहा है, इसमें एक्स नाम का कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो इसका दर नियम समीकरण आप लिख सकते हैं। दर नियम समीकरण में सिर्फ अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है, दर नियतांक के तो रहेगा ही। ए का सांद्रता इंटू बी का सांद्रता। देखिए इसमें उत्प्रेरक x है तो x का सांद्रता भी लिखना होगा। ध्यान रहे, जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो तो उसका दर नियम समीकरण ऐसे लिखिएगा। पहले जैसे लिख रहे थे वैसे लिखेंगे ही, एक ठो उत्प्रेरक का सांद्रता भी आ जाएगा। तो इस उत्प्रेरक के सांद्रता के सापेक्ष में या इस उत्प्रेरक के सापेक्ष में अभिक्रिया देखिए किस कोटि का, प्रथम कोटि का। देख रहे हैं यहाँ पर घातांक के रूप में कुछ नहीं है, मतलब क्या, एक। तो उत्प्रेरक के सापेक्ष में ये अभिक्रिया प्रथम कोटि का। बी नाम के अभिकारक के सापेक्ष में भी प्रथम कोटि का। ए नाम के अभिकारक के सापेक्ष में भी ये अभिक्रिया प्रथम कोटि का। तो और सबसे अभी हमको नहीं मतलब है, अभी हम लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़ रहे हैं। वो ध्यान में रखना है कि उत्प्रेरक के सापेक्ष में दुनिया का कोई भी अभिक्रिया हो वो प्रथम कोटि का माना जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और 15-20 मिनट का काम और है, अगले क्लास में उसको कंप्लीट करके नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। थैंक्स।